जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। भारत में जातिवाद यह ऊंची जातियों को सम्मान दिलाता है और नीची जातियों को अपमान। ब्राह्मण, ठाकुर आदि ऊंची जातियों के लोग अपने आप को ऊंचा बताने और अन्य को अपने से नीचे बताने के लिए हमेशा अपने जाति सूचक नामों का प्रयोग करते हैं। अनुसूचित जातियों के जाति नाम भी इस समुदाय के लोगों का मनोबल गिराने, उन्हें नीचा बताने और जताने के लिए दिए गए और प्रचलित किए गए। इन जातियों को मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ा। नीच जातियों को अपमानित करने के लिए उनकी जाति के नाम पर आपने कई मुहावरे सुने और पढ़े होंगे। कई गालियां भी जाति के नाम पर दी जाती है। आपको यह जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि यह सब सोच समझकर किया जाता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों द्वारा इस प्रकार के कृत्य का हमेशा विरोध किया गया। दिल्ली कोर्ट में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। आपको लगता है कि इस पर लोगों को जागरूक करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप निचली जाति के हैं तो आपको निश्चित ही यह जानकारी पाकर गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने को ऊंची जाति का मानकर गौरवान्वित मानते हैं तो यह जानकारी आपको महसूस कराएगी कि जातिगत गौरव बताकर और किसी को नीच बताकर जाति व्यवस्था को बनाए रखना गलत है। DSSSB अर्थात दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर सबूत के आधार पर यह आरोप किया गया कि इसने 2018 और 2019 में आयोजित 2 परीक्षाओं में जानबूझकर जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे SC समुदाय के परीक्षार्थियों को यह महसूस हुआ कि उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर न केवल नीच बताया बल्कि उन्हें अपमानित कर उनका मनोबल भी गिराया गया। आपको बता दें कि इस बारे में डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, जो कि दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में अधिवक्ता है, इन्होंने 2019 में दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट में DSSSB के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें सबूत के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने 2018 और 2019 में आयोजित लगातार 2 परीक्षाओं में जानबूझकर जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वर्ष 2018 में दिल्ली नगर निगम में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में एक सवाल में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर मामला खड़ा हुआ। इसके बाद वर्ष 2019 में भी इसी प्रकार का सवाल अन्य परीक्षा में पूछा गया था। डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम ने कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति के लाखों उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में उपस्थित थे और इस तरह के प्रश्न डालकर बोर्ड ने जानबूझकर पूरे अनुसूचित जाति समुदाय को नीचा दिखाया और अपमानित किया था। हालांकि एडवोकेट डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम ने इस बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के और CRPC की धारा 200 के तहत 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। हालांकि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। नतीजन मामला कोर्ट में गया। प्रतिवादी, जिसमें DSSSB है, इन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि जैसे ही इस तरह की खामियों का पता चला, गुप्त सेल और परीक्षा सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद मामले में पूछताछ की गई और पेपर सेटर्स यानी प्रश्न पत्रिका तैयार करने वालों को काली सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा भर्ती के लिए 13 अक्टूबर 2018 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी भाषा और बौद्ध सेक्शन में इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि पंडित की पत्नी को पंडिताइन कहते हैं तो रिक्त स्थान की पत्नी को क्या कहते हैं। इस प्रश्न में जाति नाम पूछा गया था और जवाब के सेक्शन में स्त्रीलिंगी जातिगत नाम थे, जिसको लेकर भारी गंभीर प्रतिक्रियाएं आई थी। इसके बाद DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान DSSSB ने जो तर्क दिया उसे जानकर आप हैरान होंगे। DSSSB ने कहा कि उनके पास पेपर सेट करने की सुविधा नहीं है और बाहर से सेट करवाया जाता है। पेपर सेट करवाने वालों की पहचान कराने के लिए कोर्ट ने DSSSB चेयरमैन को निर्देश दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई की गति नहीं बढ़ी, जबकि मामला 2018 से लंबित है।
बाद में DSSSB के चेयरमैन संतोष वैद्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर पेपर सेट करने वालों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि जाति सूचक प्रश्न पूछने वाले लोगों को प्रश्न पत्र बनाने वाले पैनल से हटा दिया गया है। कड़कड़डुमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंदर बेदी ने दिल्ली पुलिस से मामले में जांच कर हर महीने रिपोर्ट देने को कहा है। अब अगली सुनवाई 1 मई को होने वाली है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सभी का। साथियों, आप सभी को पता होगा, शायद जो हिंदी अखबार पढ़ते हैं उन्हें खास करके ये जानकारी होगी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसको DSSB के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के जो सबऑर्डिनेट सर्विस होती है उसके सिलेक्शन बोर्ड है, और उसके ऊपर एक मुकदमा 2018 में डाला गया। एट्रोसिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर एक केस दायर की गई, और उसकी वजह ये थी कि ये जो DSSB बोर्ड है, उसने एक परीक्षा ली थी। उस परीक्षा में जो परीक्षा के पत्र या जो क्वेश्चन शीट है उसमें कुछ सवाल ऐसे पूछे गए थे जिसमें अनुसूचित जाति को अपमानजनक संबोधित करने की दृष्टिकोण उसमें से झलका। तो इसके ऊपर एक कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, दिल्ली के एडवोकेट हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही सजगता से कार्रवाई की। उन्होंने FIR दर्ज की, लेकिन काफी उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने से थोड़ी आनाकानी की, या उसको कहेंगे हम, उसने उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश जी कोर्ट में गए और कोर्ट से कार्रवाई की बात हुई, लेकिन इसको काफी वर्ष हो गए। 2018 से आज 2021 चल रहा है। हाल ही में पुनः DSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कोर्ट ने की है। उसके बारे में हमारे साथ अभी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी स्वयं मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या ये मसला है और अभी क्या स्थिति है उस केस की, क्यों उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्या बात है। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। ये जो आपने केस DSSB के खिलाफ, क्या उसकी वजह है और क्या उसकी दलीलें हैं जी? देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में DSSB बोलते हैं, ये दिल्ली के अंदर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है जिससे दिल्ली सरकार में जो है UDC, LDC और गजेटेड ऑफिसर्स लगते हैं। तो अब सवाल ये हुआ कि ये DSSB जो एक नेशनल लेवल की बॉडी है, जिसके एग्जाम में प्रति वर्ष लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, और वो SC, ST, माइनॉरिटीज, OBC कम्युनिटी के लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, और एक साल में लगभग 16-17 हजार क्वेश्चंस ये पुटअप करते हैं, और लगभग कई सारी जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराते हैं। और पूरे भारत से लगभग हम अगर बताएं तो लगभग साल में 85 लाख स्टूडेंट जो है DSSB के मार्फत एग्जाम में पेश होते हैं। ये इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकारी नौकरी, जो लोगों का सिलेक्शन करके सरकारी नौकरियों में भेजना होता है। अब क्या होता है कि पिछले कई सालों से कुछ जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एक कास्टिस्ट माइंडसेट से जो उल्टे सीधे जो सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि कोई बोर्ड जो है वो पूछता है कि रिजर्वेशन एक अभिशाप है, कोई बोर्ड ये पूछता है कि भाई जो सबसे गिरे हुए लोग हैं वो अनुसूचित जाति के, जनजाति के होते हैं, कोई लोग कुछ सवाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारे अपमानजनक सवाल जो है हर साल बोर्ड में आते हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका मनोबल टूटता है और वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक सवाल जो है 2018 अक्टूबर 2018 में एक प्रिलिमिनरी टीचर्स का एक एग्जाम था, प्राइमरी टीचर एग्जामिनेशन, और उसके अंदर एक पार्ट था हिंदी लैंग्वेज और कंपैरिजन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो हिंदी लैंग्वेज एंड कंपैरिजन का जो ये पार्ट था, ये पार्ट 4 हम इसको बोलते हैं, और इसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61। प्रदीप जी, अब ये देखिए कि उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि अगर पंडित की वाइफ जो है पंडिताइन है, तो जो चमार की वाइफ है वो क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए थे चमराइन, चमारिन, चमारी और चमीर। तो ये जो चारों जो ऑप्शंस हैं वो एक एब्यूजिव था, एक इतना ह्यूमिलेशन वाला वर्ड था कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के जो विद्यार्थी जो उस वक्त एग्जाम में पेश हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से डाइवर्ट हुए और उस एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर पाए।
जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो हमने इस मामले में हमने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, हमने थाने गए, परंतु थाने में वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ये जनरली मैं हम्म, आपके एमएनटी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं चाहता कि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, जी। क्योंकि SC/ST एक्ट में अगर हम्म, मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे को हम्म, दर्ज होने पर पार्लियामेंट को उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो वो नहीं करते। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमने जब ये सारी कार्रवाई करने के बाद हम लोग कोर्ट में हम्म, गए और हमने कोर्ट के अंदर जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जो कि हमने हम्म, अक्टूबर 2018 की बात है। अक्टूबर 2018 के बाद जी। क्या होता है कि जो पुलिस है, पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो नहीं कर रही, ठीक है। हम्म, पुलिस वाले अपीयर नहीं हो रहे थे। और मैं आपको एक प्रावधान बताता हूँ कि SC/ST एक्ट के अंदर में रूल 7 के अंदर में एक प्रावधान है कि कम से कम एसपी, एडिशनल एसपी या डीएसपी लेवल का या एसीपी लेवल का जो अधिकारी हम्म, है, वही अधिकारी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इस मामले में क्या होता है हम्म, कि कोई भी सब इंस्पेक्टर आते हैं और रिप्लाई फाइल कर देते हैं, जिसके कारण एक एसीपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुए थे। इस मामले में मामला विचाराधीन हुआ, कई तथ्य को हमने जी। कोर्ट के सामने लाए, हमने हम्म, आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम्म, जुडिशरी थी वो ये मानती थी कि जो वीमेन्स, जो शेड्यूल कास्ट की जो औरतें हैं, उनके लिए गाली नहीं है। हम्म, तो काफी लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद में सारी चीजें चलती रही। कोर्ट ने हमारा कुछ सबमिशंस किए, लेकिन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में 1 साल लग गया। जी। कभी एसीपी नहीं आते, कभी रिप्लाई फाइल नहीं होता, कभी रिपोर्ट नहीं होती। तो ये इस प्रक्रिया में 1 साल लग गया। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हमने नवंबर 2018 में जैसे केस फाइल किया, नवंबर हम्म, दो जी। केस फाइल किया, तो डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस हम्म, सिलेक्शन बोर्ड, अपना रिप्लाई फाइल करती है और रिप्लाई फाइल करके कहती है कोर्ट के अंदर कि हम्म, जिन लोगों ने एग्जाम बनाया है उसके नाम हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कौन एग्जाम बनाता है, हमें नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, हमें नहीं मालूम कि किसने लिखा। पर हम कोर्ट को ये आश्वासन देते हैं कि इस प्रकार का जो ऑफेंस है वो रिपीट नहीं होगा। यानी कि 2000 जो जनवरी 2019 में जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो ऑफेंस है वो हम्म, रिपीट नहीं होगा, डीएसएसबी जो हाथ जोड़ के माफी मांगती है। अब हमारे ऊपर एक जी। प्रेशर था कि भाई अगर उन्होंने माफी मांग लिया तो हमें माफ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर माफी की कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं है। और जो माफी है वो कोर्ट से ही हो सकती है, क्वेश्चन करके हो सकती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल जी। ऑफेंस है और इसके अंदर में हमारे पास कोई पावर नहीं है माफ करने की। परंतु ये जी। जातिगत मानसिकता आप देखिए डीएसएसबी के अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों के और पेपर सेटर्स की। वो पहले एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, जो उत्तर भारत की शेड्यूल कास्ट की सबसे प्रोमिनेंट कास्ट के अंदर में से एक कास्ट के बारे में सवाल पूछते हैं, परंतु अगली साल जी। जब ये मामला विचाराधीन था, कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था, तो 18 अगस्त 2019 को दोबारा एक एग्जाम होता है डीएसएसबी का। और हम्म, उस एग्जाम के अंदर एक दूसरी अनुसूचित जाति, जो कि बहुत मजबूत अनुसूचित जाति है उत्तर भारत की, उसके बारे में सवाल पूछते हैं कि भंगी का अन्य लिंग क्या है। तो उन्होंने वो फीमेल के लिए कि भंगिन, भंगी, भंग्या, हम्म, भंगीन, तो ये चारों शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। हम्म, हमने फिर दोबारा इस केस को फाइल किया कि पहला पहला केस भी पेंडिंग था, हमने दूसरा केस फाइल किया। दूसरे केस में भी पुलिस ने रिपोर्ट बन लगाई, और पुलिस का सिंपल ये कहना था कि जी ये जी। जो है अनजाने में गलती हुई है, गलती किसने की है ये नहीं पता, हम्म, हमें पेपर सेटर्स के नाम नहीं पता। हम्म, 2 ढाई साल तक कोर्ट उन्हें रिक्वेस्ट करती रही कि आप पेपर सेटर्स के नाम बताइए जिन्होंने सवाल पूछे। लेकिन डीएसएसबी बोर्ड एक जातिगत मानसिकता से, एक हम्म, फॉरवर्ड क्लास की मानसिकता से उन सभी दोषी व्यक्तियों को बचाने में लगा रहा जिन्होंने क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट किए थे। और उस क्वेश्चन पेपर को सेट करने के बाद आप ये देखिए कि सभी अधिकारी, यहां तक कि इस मामले में चेयरमैन डीएसएसबी पेश हुए। चेयरमैन डीएसएसबी पेश होते हैं 23/10/2020 को, और जज साहब उनसे आदेश करती हैं कि आपके जो भी अधिकारी है जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, जिन्होंने कि जो फीमेल्स है उनका अपमान किया है और जो इन्होंने गालियां लिखी है, उन सभी को आप नाम डिस्क्लोज करिए, उनके बारे में बताइए। पर डीएसएसबी ने बिल्कुल मना कर दिया।
और डीएसएसबी ये कहती है कि हमें नहीं पता कि क्वेश्चंस कहां से आया, हमें नहीं पता कि किस प्रकार जो है ये सवाल पूछा गया, हमें नहीं पता कि कौन पेपर सेट करता है, कौन क्वेश्चंस बनाता है, कौन नहीं बनाता। परंतु हमारा सबमिशन ये था प्रदीप जी, कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसने बनाया किसने नहीं बनाया। हमारा जो मेन जी कंसर्न है SC/ST एक्ट के अंडर में कि अगर एक बार हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो आपको तुरंत उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए थी। उसके बाद में बहुत जी। सारे सवाल उठे कि आपके लोकस स्टैंडाई क्या है। लोकस स्टैंडाई मतलब हम्म कि आप हम्म। किस हैसियत से इस केस को फाइल कर रहे हैं। तो लोकस जी। स्टैंडाई पे काफी बहस हुई, हमने काफी सबमिशंस दी, लॉ की सबमिशंस दी, हम्म फैक्ट की सबमिशन दी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप विक्टिम नहीं हो क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट हो और आप उस एग्जाम में नहीं बैठे। मैं फिर हमारा सबमिशन ये था, देखिए मैं कानून की बात ना करके एक सामान्य भाषा में बात करना चाहता हूँ जी कि किसी जी। भी अपराध की जानकारी कोई भी सामान्य व्यक्ति थाने में जाकर दे सकता है और पुलिस बाउंड है हम्म उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो जो इन्वेस्टिगेशन हम्म है, इन्वेस्टिगेशन ये हम्म है कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस की ड्यूटी ये हम्म है कि वो सिर्फ तथ्यों को कलेक्ट करे और कोर्ट के सामने रखे, उसके अलावा कुछ नहीं। हम्म। 3 साल जी तक कंटिन्यू लगातार जिरह के बाद, जिसमें कि कभी हमारी लोकल स्टैंड पे आए, कभी विक्टिम पे आए, कभी ये आए कि आप किस कम्युनिटी से हो, कभी ये आए कि आप उस कम्युनिटी से नहीं हो, कभी ये बात आए कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कभी ये बात आए कि SC/ST में फॉल क्यों होगा। तो बहुत सारे इसमें लगभग आप ये मानिए कि इसमें दोनों केसेस में लगभग सैकड़ों हियरिंग्स हमने अटेंड की। उसके बाद जो है जो वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं, जो जज साहब हैं, माननीय रविंदर हम्म बेदी जी, उन्होंने हमारा सबमिशन, देखिए सबसे जो रविंदर बेदी जी की जो मैं एक बात कहूँ, बीइंग ए ह्यूमैनिटेरियन, उन्होंने एक जी ऑर्डर दिया जी। कि भाई DSSB के अधिकारियों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाए बल्कि ये जो लोग हैं हम्म वो कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर रहे थे। मैं आपको बताना हम्म चाहता हूँ कि जो जो कोर्ट है इस मामले में उन्होंने सिर्फ जजमेंट नहीं दिया, इस मामले में सिर्फ उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, इस मामले में उन्होंने हम्म जस्टिस भी दी और उन्होंने फील किया हम्म कि नहीं ये हम्म अपमानजनक है और ये रिपीटेडली ये नाम कंसील कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे। और जो अनुसूचित जाति की, जो समाज जाति की या भंगी जाति की जो महिलाएं हैं या समाज है, उन पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं। तो उसके बाद हम्म माननीय जज साहब ने FIR के आदेश दिए और शकीनी वासु वर्सेस स्टेट के केस का हवाला देते हुए हर महीने उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो फाइल करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी। और उसके बाद में ये जो है मामला अब जो है अब FIR की स्टेज पर है। जी। अभी अभी क्या आगे क्या, 1 मई को शायद मई महीने में अगली तारीख आपको मिली हुई है, वहां पर क्या आगे होगा? क्योंकि अभी के जो DSSB के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि वो मेरे समय नहीं हुआ, मैं माफी मांगता हूँ महिलाओं की, इस प्रकार की कोई बातें खबरों में आई है। तो मेरे पहले के जो भी है उन्होंने किया है, ये सारे उनके समय हुई है। तो क्या अभी क्या होगा अभी? हाँ। हाँ देखिए प्रदीप जी, दो चीजें हैं। मैं लीगल अपनी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे उस वक्त कोई भी चेयरमैन रहा हो या वर्तमान में कोई भी चेयरमैन रहा हो, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, चाहे वो प्रीवियसली हो या करंट में हो, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होकर उसे जेल जाने का प्रावधान होना चाहिए। परंतु जी इस जी मामले जी। में तो कोई हम्म जेल नहीं गया और हमारी मांग कोर्ट से रहेगी कि जो दोषी कर्मचारी हैं वो जेल जाए। हमें पता है कि जो DSSB है एक बहुत मजबूत संस्था है। DSSB हम्म इतनी बड़ी संस्था है कि कि ये कुछ भी कर सकती है। तो DSSB की जाहिर सी बात है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। DSSB मैं आपको बताना चाहता हूँ MNT न्यूज के माध्यम से कि DSSB हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट में इस बात को मूव करेगी कि इसको खत्म किया जाए क्योंकि कोई अपराध कारित नहीं हुआ और अपराध अगर नहीं हुआ हम्म तो हमें पनिशमेंट ना दी। परंतु मेरी जो लड़ाई है, जो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि किसी भी प्रकार से ये लोग अरेस्ट हों, जो भी दोषी व्यक्ति है, नॉट ओनली फॉर चेयरमैन, फॉर द जी अदर पर्सन जी हु हैव पेपर्स। So our जी। modus would be that as per law they shall be arrested. हम्म First we will get the हम्म copy of the FIR, then we will contact to the investigation officer। और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं openly I cannot disclose my जी जी modus जी operandi जी how to contest this जी case। परंतु इसमें यह है कि इसमें लड़ाई की जो शुरुआत है वो अब हुई है, जी। अब से क्या पहले सर? लड़ाई की शुरुआत नहीं। जी। ये शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है, क्या उनका कोई इसमें रोल रहा है? क्या उन्होंने इसमें कोई भूमिका अपनी अदा की है देखिए क्या केंद्र?
देखिए, हम अप्रोच करते हैं हर मामले में, पर शेड्यूल कास्ट कमीशन एक व्हाइट एलिफेंट है जिसे सरकार जो है अनुसूचित जाति के नाम पे पाल रही है। वो शेड्यूल कास्ट कमीशन का 1% कोई भी इसमें योगदान नहीं रहा और ना ही उन्होंने दिखाया। देखिए, शेड्यूल कास्ट कमीशन क्या है? शेड्यूल कास्ट कमीशन वो कमीशन है जो भारत के अंदर सरकार के फेवर में शेड्यूल कास्ट का जो मानसिकता है उसे बदलती है और ये दिखाती है कि हम आपके लिए बैठे हैं। परंतु जो वास्तविक स्थिति यह है कि ये कमीशन कोई भी इफेक्टिव काम नहीं कर सकता। अगर कोई किसी अधिकारी को डायरेक्शन दे और वो डायरेक्शन नहीं आता, तो मेरे मामले में, इस मामले में और अन्य कई मामलों में शेड्यूल कास्ट कमीशन से कोई भी पॉजिटिव अभी तक अप्रोच नहीं मिली है। जी, एक बात सामने आई है, शायद इसका वो हिस्सा भी हो सकती है कि आपने SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत इसको दायर किया था। ये भी एक धारा उसमें आपने डाली थी, लेकिन कोर्ट में जैसे कि आप कहा कि आप खुद उसमें विक्टिम नहीं है, इसके वजह से भी आपको दिक्कत आई उसको, तो उसमें आपने क्या दलीलें दी और क्या आपको लगता है कि इस कानून में अभी कोई इस दृष्टिकोण से, क्योंकि एक नया दृष्टिकोण इसमें आया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति विक्टिम नहीं है लेकिन पूरे समाज के साथ अगर कोई ऐसी बात होती है, अपमानित की जाती है, तो उसको कैसे इस कानून के दायरे में देखेंगे? क्या सुधार की आवश्यकता है, कुछ होने की आवश्यकता है इसमें? देखिए, जहां तक विक्टिम की डेफिनेशन का वर्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी SC/ST एक्ट की जब बात होती है, तो बात होती है कि भाई आप विक्टिम हो या नहीं। अब विक्टिम कौन है? विक्टिम के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की आपकी जान माल की जो हानि हुई हो। विक्टिम की डेफिनेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो कि सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 2 सब क्लोज EC जो है वो विक्टिम कहता है। विक्टिम में हिंदी में आपको बताऊं, पहले मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, ठीक है? विक्टिम कहता है, विक्टिम मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द SC/ST। पहला जो कैटेगरी है कि हु फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ SC/ST, इट मीन्स एनी पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल टाइप कम्युनिटी कैन बी फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ विक्टिम, पहली कैटेगरी। दूसरी है अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 हैज सफर्ड, देखिए, who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as result of commission of any offense of this act, include his relatives, legal guardian, legal heirs। यानी कि अगर हमें किसी भी प्रकार की हार्म हुआ है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, तो इसमें 4 चीजें आई। अब देखिए, अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ अगर में कोई रेप होता है और हमें उससे मेंटली प्रॉब्लम होती है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ SC/ST एक्ट, एनीवन कैन लॉज FIR एट एनी प्लेस because a member of scheduled caste person suffered from the mental or as well as emotional harm. It is not necessary that they will kill you first, they will beat you first, they will rape you first. If your property has been damaged or questions by the accused person, then also. But if you are suffered from any kind of emotional, mental or psychological trauma or harm, and harm has been defined in the IPC and CRPC like anything which cause hurt to you. Harm include hurt. So if it's mental hurt or साइकोलॉजिकल हर्ट, then that should be in the definition of the victim। तो जब बात ये होती है कि कौन जो है, और एक क्रिमिनल लॉ का एक सिद्धांत है कि anyone can put criminal machinery into the motion। इट मीन्स इफ एनी अगर कोई मर्डर हुआ है, कोई रॉबरी हुई है, कोई सॉरी बैंक लूटा गया, तो कोई भी व्यक्ति फोन नंबर पे पुलिस को फोन करके उस मामले में मुकदमा दर्ज करा सकता है और पुलिस आपसे ये नहीं पूछ सकती कि भाई आप इसमें विक्टिम हो या नहीं। तो वही जो न्याय का सिद्धांत है वो इस मामले में भी लागू हुआ। तो विक्टिम जो है एनी शेड्यूल कास्ट पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम द मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हार्म दैट मे बी लॉज FIR अगेंस्ट एनीवन हु इज कमिटेड एट्रोसिटी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए। और आपने जो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कार्य को, ये जो बात है समाज के खिलाफ जो आंच आई है, उसका मनोबल गिराने की जो बातें होती है समाज, मतलब व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की वजह से, उनके कारण, उसको आपने रोकने के लिए और उसको दिमाग से उनके निकालने के लिए जो कार्रवाई आपने कानूनन कार्रवाई का रास्ता चुना है, बहुत बहुत
आपको सलाम करते हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क से और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें ये जानकारी दी। दर्शक और अपने जो कार्यकर्ता हैं देश भर के फुले अम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ता, उनको निश्चित ही इससे एक जानकारी भी मिलेगी और प्रेरणा भी मिलेगी कि ऐसे कोई सब जो विषय अगर उनके सामने आते हैं, कोई मामले उनके सामने आए तो स्वतः संज्ञान ले और ये जो कानूनन लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, उसका रास्ता अख्तियार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू प्रदीप। याचिकाकर्ता की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो। याचिकाकर्ता ने संवाददाताओं को कहा था कि इस प्रकार के सवालों से न कि अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों का मनोबल गिरता है, बल्कि वह अपनी परीक्षा के दौरान मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और परीक्षा को ठीक से नहीं दे पाता। जाहिर है कि समाज में जातिगत ऊंच नीच आज भी जोरों पर है। यही कारण है कि इस मामले में सवाल लिखने वालों की नियत जातिगत भावनाओं के आधार पर होने के कारण ऐसा हुआ। सवाल यह है कि क्या प्रश्न पत्रिका तैयार करने वालों और इसे पास करने वालों को ऐसा सवाल लिखते वक्त यह महसूस नहीं हुआ कि ऐसे सवाल लिखकर वे अनुसूचित जाति वर्ग को नीचे दिखा रहे हैं और ऊंची जाति वर्ग के लोगों को ऊंचा बता रहे हैं? क्या इस पर उन्होंने सोचना नहीं चाहिए था? क्या इस बारे में उनको समझाया जाना जरूरी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज नेटवर्क।